10 11 मॉड्यूल्स हैं, ये हम कल कवर कर चुके हैं, ये सेम ही है। तो आज जिन विषयों पे बात करेंगे वो 1 से लेके 6 मॉड्यूल्स तक। तो मॉड्यूल नंबर 1 ये है रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहेगी। तो जो फील्ड एग्जीक्यूटिव होता है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, रोल उसका क्या है, डेटा को कलेक्ट करना, वेरीफाई करना, और जिसके लिए कर रहे हैं हम उसको क्लाइंट कहते हैं। जिसने हमारे को ये ऑर्डर दिया है, जिसके बिहाफ पे ये काम कर रही है, उसकी गाइडलाइंस के अनुसार ही हमारे को ये पूरा काम करना होगा। तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है, एक तो सबसे पहले प्लान और प्रिपेयर, फील्ड वर्क को कंडक्ट करना, उसके सबसे पहले प्लानिंग और प्रिपरेशन। फिर दूसरा है कलेक्टिंग एंड मैनेजिंग डाटा, एक कलेक्ट करना और फिर उसको मैनेज करना फील्ड सर्वे में। और जो हमने डाटा कलेक्ट कर लिया है उसकी फिर वेरिफिकेशन करनी है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन करनी है, जिसका भी हमने डाटा इकट्ठा किया है। तो ये हमारे लिए काम होंगे। क्वालिफिकेशन, एक ये जो हम बात कर रहे हैं इस जॉब रोल की, फील्ड सर्वे एन्यूमरेटर की हम बात कर रहे हैं, क्वालिफिकेशन क्या रहेगी और जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या रहेगी। तो इसकी क्वालिफिकेशन है, इसको 12th क्लास 12वीं कक्षा उसको पास किया हो, और ऐसी और कुछ उसको हमारे को जरूरत नहीं है, उसकी और कोई उसको जानकारी हो, 12वीं पास हो ठीक है। और प्रेफरेबली अगर वो कोई गाड़ी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर चलाने जानता हो उसके पास हो, वो उसको सहायता करेगा। ये एक डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है। तो कहाँ कहाँ उसको काम मिल सकता है, प्राइवेट सेक्टर में काम मिल सकता है, गवर्नमेंट सेक्टर में काम मिल सकता है, या जो एनजीओ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वहां पे भी बहुत सारी सर्वेज करवाई जाती हैं और जॉब अपॉर्चुनिटीज इन जगहों पर मिल जाती है। तो अभी देखते हैं क्या जो एक इम्पोर्टेंस रहेगी ऑर्गेनाइजेशनल की स्टैंडर्ड्स की, पॉलिसीज और प्रोसीजर, क्योंकि जिस कंपनी के बिहाफ पे हम काम कर रहे हैं उनके स्टैंडर्ड, पॉलिसीज और प्रोसीजर्स, उनके हम अपने नहीं काम कर रहे, हम किसी के बिहाफ पे काम कर रहे हैं। तो इस कारण हमारे को ये जानना जरूरी है। हमारे को ये भी जानना जरूरी है कि वो जो कंपनी के लिए काम कर रहे हैं उसके कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट क्या होते हैं। हर ऑर्गेनाइजेशन के एथिक्स अलग अलग होते हैं, या उनकी जैसे नैतिकता का कोड अलग होगा, और कंडक्ट हम कैसे अपने आप को परफॉर्म करते हैं उसका कंडक्ट अलग होगा। तो ये बहुत जरूरी चीज है भी, जो भी हम डाटा इकट्ठा करते हैं उसको कलेक्ट करना। और इसमें सबसे जो एक बात ये है भी, यहाँ पे किसी भी इंडिविजुअल की जो प्राइवेसी होती है वो उसका हक भी है, और उसके वो भी इन्वॉल्व है। अगर हम किसी की इनकम पूछते हैं, किसी की एज पूछते हैं, या और भी कोई हम किसी से पर्सनल बात पूछते हैं, तो वो उसकी प्राइवेसी में आती है, और इंडिया में प्राइवेसी रखना हक है। तो ये बात हमारे को पहले जहन में रखनी चाहिए। प्राइवेसी अपनी कोई डिस्क्लोज करे या ना करे, या हमने जो डाटा इकट्ठा करना है, फिर हमारे पास हमारा स्किल क्या हुई उसको डाटा इकट्ठे करने से। बट ये हमारे को पता होना चाहिए, हिंदुस्तान में जो प्राइवेसी है ये किसी भी इंडिविजुअल का हक होता है। कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ एथिक्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट, तो ये क्या होती हैं भी, इसमें प्रोफेशनल गाइडलाइंस, रोजमर्रा क्या काम कर रहे हैं इसकी कुछ गाइडलाइंस रहती हैं। फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिसेस क्या होती हैं, अगर कोई फ्रॉड आप करते हो, बहुत बार ऐसे देखा गया, लोग जाते हैं सर्वे करने के लिए,
और वहाँ पे कहते हैं जी ये सरकार का आप अगर ये करेंगे, डाटा इकट्ठा करेंगे तो सरकार से आपको पैसे ग्रांट मिलेगी या कुछ ऐसा करते हैं, इससे नौकरी मिलेगी, तो ये फॉर्म भरने का 100 रुपया लगेगा, जो कि एक फ्रॉड होगा, जो कोड ऑफ एथिक्स और कोड ऑफ कंडक्ट में नहीं आएगा। इसको फ्रॉड माना जाएगा और इससे आपकी नौकरी भी जा सकती है और पुलिस पकड़ के आपको जेल में भी डाल सकती है, जो भी ऐसा फ्रॉड करे। ये जाना जाए कि आप ही ब्रांड एम्बेसडर हो। आप अगर फ्रीलांसर काम कर रहे हो तो आपका एक नाम बन जाएगा, तो आप ही अपने लिए ब्रांड एम्बेसडर हो। तो सलाह यही दी जाती है, कोई भी फ्रॉड प्रैक्टिस ना की जाए या कोई भी जो अनैतिक रूप से काम ना किया जाए, वो हमारे लिए, हमारी प्रोग्रेस के लिए अच्छा होगा। काम को समय अनुसार कंप्लीट करें तो ये हमारे हक में होगा। जिन लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, कुछ कई बार लोग होते हैं, हम किसी गांव में जाते हैं तो हम किसी गांव के सरपंच को मिलते हैं, लंबरदार को मिलते हैं, या फिर हम किसी भी अन्य दुकानदार को भी मिल सकते हैं। कई बार स्कूल में कोई मास्टर जी होते हैं, वो कहते हैं भी चलिए मैं आपके साथ चलता हूँ और आपको मिला देता हूँ। उन लोगों की आप हमेशा रिस्पेक्ट कीजिए। जो भी आपके रिसोर्सेज आपको मिले तो रिस्पेक्ट करनी हमेशा ही बहुत अच्छी चीज होती है। तो ये था हमारा मॉड्यूल नंबर 1। मॉड्यूल नंबर 2 में हम बात करेंगे, जब हमारे को इस सर्वे का काम दिया जाता है, हमने उसको एक्सेप्ट करना होता है। पहले एक्सेप्ट करना, और वो क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए एक्सेप्ट करने से पहले। तो चलिए बात करते हैं डाटा और डाटा कलेक्शन क्या होती है। तो कुछ भी इंफॉर्मेशन जो हम इकट्ठा करते हैं किसी से, उसको कहते हैं डाटा। तो हमारा बेसिकली काम तो जैसे कहा था डाटा कलेक्शन या डाटा वेरिफिकेशन। कई बार डाटा कलेक्शन और कर देता है और हमारे को जॉब मिल जाता है, आप इसकी वेरिफिकेशन कीजिए। बट डाटा वो होता है कोई भी स्टैटिस्टिक्स, कोई भी फैक्ट्स या फिगर्स जो हम इकट्ठा करते हैं फील्ड में से, उसको हम कहते हैं डाटा। तो जो डाटा होता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है कलेक्ट करना, हम क्यों डाटा कलेक्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे कुछ उदाहरण हैं। जैसे मान लो ऑब्जेक्टिव है, हम डाटा इकट्ठा क्यों करते हैं। तो हमारे सामने एक टेबल आ गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो 3 कॉलम्स हैं, और सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्या है और डाटा यूनिट क्या है और डाटा क्या हमारे को इकट्ठा करना है। डाटा क्या है, यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं ये है डाटा, और ये है हमारा ऑब्जेक्टिव, और ये है हमारा यूनिट। तो मान लो हमने एक बात करनी है, हमारा को काम दिया गया है, आप जाके चेक कीजिए भी किसी भी फैमिली की जितनी इनकम होती है उसमें से वो मेडिकल पे कितना खर्चा करता है। तो हम यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं, हम श्यामलाल, रामलाल, संगीता देवी, सुनीता देवी की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी फैमिली की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे फैमिली का डाटा इकट्ठा करना है। तो फिर वहां पे हम बात करते हैं इनकम, भी ये फैमिली की इनकम। देखो ये कुछ चीजें होती हैं जहां पे हम गलतियां करते हैं। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव है फैमिली इनकम, और कई बार हम जाते हैं फैमिली के हेड से मिलते हैं, कहते हैं हाँ भाई साहब आप क्या काम करते हो, कहता जी मैं मान लो स्कूल का टीचर हूँ, आपकी कितनी तनख्वाह है जी, मेरी 20,000 तनख्वाह है। ठीक है जी, तो कितना आप हेल्थ पे कितना लगता है, आपका दवाई पे कितना लगता है, आपकी बच्चे के दवाई पे कितना लगता है। तो हम करते हैं, तो गलती हमने क्या की, हमने सिर्फ एक आदमी की इनकम पे ध्यान दिया, लेकिन हमारे को फैमिली के बारे में पूछना होता है। अच्छा आपकी पत्नी है, वो भी काम करते हैं और घर में कोई कमाई करता है, और अन्य साधन आपका, क्या आपके पास जमीन भी है, कुछ वहां से भी आमदन आती होगी, क्या आपके पास भैंसे हैं, क्या वहां से आप कोई अगर दूध बेचते हैं तो इनकम।
तो हमने एक टोटल इनकम देखनी होती है और फिर देखना है कि हेल्थ पे ऊपर उन्होंने कितना खर्च किया। तो ये देखिए बहुत ही जरूरी चीजें होती है हमारे को समझने की। ऑब्जेक्टिव वहां पे जैसे फैमिली इनकम की बात की है। फिर दूसरी बात होती है, जैसे सेकंड उदाहरण है कि मान लो एक तो मैं बात करता हूँ भी चलो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है फेयर एंड लवली, मेरे को ये जल्दी से याद आ गया। फेयर एंड लवली हमने ये देखना है कितने लोग फेयर एंड लवली यूज करते हैं। तो हम जितने लोगों से बात करते हैं तो हम एक ही बात कर रहे हैं, आप फेयर एंड लवली यूज करते हैं यस या नहीं। तो हम क्या कर रहे हैं, तो हमारे लिए यूनिट डाटा क्या हो गया, सिर्फ प्रोडक्ट की बात कर रही है। कितने नंबर के लोगों से हमने बात की, हमने 100 लोगों से बात की और हमने कहा कि 100 में से 35 लोग फेयर एंड लवली का प्रयोग करते हैं। तो ये होता है डाटा इकट्ठा करना किसी ऑब्जेक्टिव के जरिए। टाइप्स ऑफ डाटा क्या होता है, कितने प्रकार का डाटा होता है। एक होता है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा होता है जिसकी मिनती की जा सकती, जो हम मिनती कर सकते हैं, जिसकी गिनती कर सकते हैं नंबर्स में और किसी और रूप में भी। क्वालिटेटिव होता है किसी के बारे में, क्वालिटी के बारे में बताना, और वहां पे हम गिनती हमारे लिए पॉसिबल नहीं होगी, बट वो एक क्वालिटेटिव होगा। चलिए इसकी भी उदाहरण देते हैं। जैसे क्वांटिटेटिव है, रामलाल जी के पास के 2 बेटे हैं, 2 गिनती कर सकते हैं। उनके पास एक गाड़ी है, उनके पास उनकी जो इनकम है 17,000 रुपया उनकी इनकम है। यहाँ पे क्वांटिटेटिव है, हर चीज की वैल्यू है जो हम गिन सकते हैं। और क्वालिटेटिव की बात ये करते हैं जो हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है जी, ये हमारे को चीज पसंद है, ये हमारे को चीज पसंद नहीं है। तो बहुत सारी चीजें होती हैं, यू लाइक, यू डोंट लाइक, प्रेफरेंस आपकी क्या है। इस काइंड का डाटा को हम कहते हैं क्वालिटेटिव डाटा। तो क्या हुआ, एक क्वांटिटेटिव और एक हो गया हमारे पास क्वालिटेटिव। अच्छा, फिर एक अलग से भी डाटा होता है जिसको हम कहते हैं प्राइमरी डाटा। प्राइमरी डाटा वो होता है जब जो सर्वेयर होता है वो खुद चल के किसी सोर्स के पास जाता है और वहां से फर्स्ट हैंड डाटा, जिसको कहते हैं फर्स्ट हैंड डाटा, जो इकट्ठा करता है। तरीके कई भी हो सकते हैं, सर्वे हो गया, इंटरव्यू होगी, ग्रुप डिस्कशन हो गया, वो कोई भी होगा, बट फर्स्ट हैंड डाटा जो इकट्ठा करते हैं उसको कहते हैं प्राइमरी डाटा। और दूसरे को कहते हैं सेकेंडरी डाटा। जैसे हमने जनसंख्या के बारे में देख लिया, इंटरनेट से हमने कुछ डाटा उठा लिया, हिंदुस्तान में कितने लोग हैं जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं। तो हमारे लिए पूरा हिंदुस्तान का शायद सर्वे हमने नहीं किया, हमने कुछ प्राइमरी किया और कुछ हमने सेकेंडरी किया। वो हमने कहीं ना कहीं से रिसर्च करके उठाया। इसको हम सेकेंड हैंड भी, सेकेंडरी डाटा भी कह देते हैं, या सेकेंड हैंड। तो फर्स्ट हैंड प्राइमरी डाटा, सेकेंड हैंड सेकेंडरी डाटा। इसका हम एक फिर से ग्राफिकली उदाहरण भी देख रहे हैं। हमने इनकम देख रहे हैं अभी हाउस होल्ड पे कितनी, इसके बारे में। तो प्राइमरी डाटा होगा, हम हर घर में जाते हैं और उनके जो हाउस होल्ड का डाटा इकट्ठा करते हैं। दूसरा हो जाएगा सेकेंडरी डाटा होगा, हम इंटरनेट पे गए और वहां से हमने कुछ डाटा उठाया, और जैसे सेंसस, जैसे पॉपुलेशन की गिनती हुई, वहां से हमने डाटा उठाया। उनके पास भी डाटा होता है, बट वो एक हमारे लिए सेकेंडरी डाटा होगा। फील्ड वर्क किसे कहते हैं, ये सब चीजें हमारे को काम एक्सेप्ट करने में काम आएगी। पहले ये टर्म सारी की सारी क्लियर होनी चाहिए। फील्ड वर्क क्या होता है, कलेक्टिंग प्राइमरी डाटा। इकट्ठा जब करते हैं तो हम सोर्स के पास जाते हैं। सोर्स मतलब कि कोई भी व्यक्ति जिससे हमने डाटा इकट्ठा करना है, हम उसको सोर्स कहते हैं। इसको कहते हैं फील्ड वर्क, मतलब कि हम चल के उनके सोर्स के पास जाते हैं
तो फील्ड में जाएंगे, उसको हम फील्ड वर्क कहते हैं। तो फील्ड वर्क अपने दफ्तर पे अपनी सीट पे बैठ के नहीं, फील्ड में जाने से होता है, उसको हम कहते हैं फील्ड वर्क। फील्ड डेटा के हिसाब से फर्क हो सकती है। फील्ड का मतलब सिर्फ खेत ही नहीं होता, तो हम फील्ड किसको कहते हैं, उसकी डेटा की क्या जरूरत है उसके हिसाब से होता है। अगर मान लो हमारे को डेटा इकट्ठा करना है भी जितने लोग खेती करते हैं उनकी इनकम इकट्ठी की जाए, तो हमारा फील्ड क्या हुई, हम शहरों में तो नहीं जाएंगे, खेती तो गांव में होती है, तो हमारा हो गया रूरल एरिया। हमारा फील्ड जो होगी वो रूरल एरिया की फील्ड होगी, तो क्योंकि वहां पे हमारे को किसान लोग मिलेंगे। और दूसरी अगर हम उदाहरण लें, अगर हमने डाटा इकट्ठा करना है भी, मान लो एक शहर हम ले लेते हैं चंडीगढ़, हम देखते हैं चंडीगढ़ में ये जो डाइकन के एसी कितने लोग यूज करते हैं, तो फिर हमारे लिए हमारा फील्ड क्या होगी, चंडीगढ़ हमारे लिए फील्ड। ओके, तो डाटा हम क्या इकट्ठा करेंगे, हमने एसी के बारे में डाटा इकट्ठा करना है और एक पर्टिकुलर शायद ब्रांड के बारे में करना है, या हम सिर्फ इतना सा अगर ब्रांड की बात नहीं करते, हम कहेंगे चंडीगढ़ में हमने डाटा इकट्ठा करना है किन लोगों के घरों में एसी लगे हैं और कितने लोगों के घरों में एसी नहीं लगे हैं, तो हमारे लिए फील्ड फिर चंडीगढ़ होगी और वो शहर होगी। कुछ अलग अलग मेथड्स रहते हैं डाटा इकट्ठा करने के, और वो हम देखते हैं। एक होता है ऑब्जर्वेशन। मान लो हमारे को पता करना है जो ये जगह है, इस सड़क से कितने लोग दो पहिया साइकिल पे जाते हैं और कितने लोग मोटरसाइकिल पे जाते हैं और कितने लोग कार पे जाते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम एक तरफ अपना टेबल कुर्सी लगाएंगे और देखते रहेंगे और गिनते रहेंगे कितने लोग घंटे में हमने देख लिया कि साइकिल पे कितने लोग गए, मोटरसाइकिल पे कितने गए, गाड़ियां कितनी गई। किसी से हमने बात नहीं की, किसी ने हमारे को देखा नहीं, हमने किसी से बात नहीं की, हमने एक ऑब्जर्वेशन बना दी कि कितने लोग, और ये हमारा डाटा हो गया, हम उसको कहते हैं डाटा कलेक्शन थ्रू ऑब्जर्वेशन। दूसरा डाटा कलेक्शन थ्रू इंटरव्यूज। तो हम क्या करते हैं, हम फिर खड़े हो जाते हैं, किसी से बात करते हैं, उसकी इंटरव्यू देते हैं। आप अगर साइकिल पे जा रहे हो तो आप क्या, आपके घर में मोटरसाइकिल है, जो भी हमने बात करनी है, डाटा इकट्ठा करनी है, वो शायद कहेगा हाँ जी मोटरसाइकिल है मेरे पास, बट मैं तो एक्सरसाइज के लिए साइकिल पे जाता हूँ। तो आपको मालूम होगा कि कुछ और डाटा निकलेगा आपके पास, वो इंटरव्यू से होगा। फिर सर्वे होगा, हम पूरे फील्ड की सर्वे करते हैं, हम लोगों के पास जाते हैं, हमारे पास कोई टूल्स होते हैं, फॉर्म्स होते हैं जिससे हम सर्वे करते हैं। और कई बार हम एक फोकस ग्रुप डिस्कशन, कल भी हमने शायद इसके बारे में बात की थी, कुछ लोगों के साथ इकट्ठी करते हैं और उनके साथ थोड़ा सा हम डिस्कशन करते हैं। मान लो किसी स्कूल में चले गए, तो वहाँ पे जितने टीचर्स रहते हैं हम उनको सब इकट्ठे करके प्रिंसिपल से इजाज़त लेके, तो हम उनसे इकट्ठे बैठ के एक डिस्कशन करके, तो वहाँ से जो डाटा इकट्ठा करते हैं वो होता है फोकस ग्रुप डिस्कशन। एक छोटे से ग्रुप के बीच में हम डिस्कशन करते हैं और वहाँ से हम अपना डाटा को इकट्ठा करते हैं। तो फिर है जो हम बात तो यही कर रहे थे, हम को जब तक पूरी जानकारी नहीं मिलती तभी हम ये काम लेंगे या नहीं लेंगे। तो हमारे को ये जानना जरूरी है ऑब्जेक्टिव क्या है डाटा कलेक्शन का। ऑब्जेक्टिव की जैसे हमने बात की थी, जैसे हमारे को फैमिली इनकम देखनी है, कितनी किसी की फैमिली इनकम है और उसका कितने प्रतिशत लोग अपनी मेडिकल फैसिलिटी के लिए यूज करते हैं, मतलब कि अपनी सेहत के लिए उनका कितना खर्च करता है। और ये हम निकालेंगे, मान लो भी यहाँ पे इस शहर के तकरीबन 10% अपनी आमदन का इनकम का हिस्सा मेडिकल के लिए जाता है या हेल्थ के लिए जाता है। लोकेशन, जो हमारे को जॉब ऑफर हो रही है, हमारे को कहाँ पे ऑफर हो रही है, जैसे मैंने आपको बताया अभी हो सकता है हमारे को कोई कहे जाइए आप कुपवाड़ा में जाके सर्वे करके आइए, जाइए आप कोई नक्सल प्रभावित इलाके होंगे वहां पर करके आइए,
शहर का, गांव का, तो लोकेशन ये जानना हमारे लिए जरूरी होती है। सर्वे कहाँ करनी है, टाइप क्या है जॉब का, डाटा इकट्ठा करना है तो क्या डाटा इकट्ठा करना है, ओके। टाइम, हमारे पास ये डाटा इकट्ठा करने का कितना समय मिलेगा ये जानना जरूरी है, तभी तो हाँ या ना बोलेंगे ना, ऐसे थोड़ी हम इकट्ठा हाँ जी वो भी सर्वे करोगे जी करेंगे, कब तक रिजल्ट दे दोगे जी परसों दे देंगे, बाद में पता चलेगा अभी 3 दिन तो आपको जिस लोकेशन पे उन्होंने भेजा 3 दिन तो आपको वहां जाने के लिए लग जाएंगे। फिर आपका कितना कॉस्ट मींस आपका कितना खर्चा आएगा, आपने एक्सेप्ट करना है, आप एक प्रोफेशन कर रहे हैं, आपको भी 2-4 पैसे बचेंगे, और 2-4 पैसे बचाने के लिए आप ये भी तो देखोगे अभी मेरा क्या खर्च होगा, तो ये इसका आपको बात सोचनी है। कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशंस, और जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं पूरी की पूरी उसको फुलफिल करने के लिए और क्या ऑब्लिगेशंस होंगे। हो सकता है हमारे को ये कहा जाए, जैसे आजकल कोरोना का केस चल रहा है, आपको जहां भी जाओगे पूरा पीपीई किट डाल के जानी पड़ेगी, तो जो भी ऑब्लिगेशन होगी तो ये आपको पहले से ही मालूम होनी चाहिए। फिर ये जरूर देखना चाहिए अपॉर्चुनिटी क्या है और सिनर्जीज आपको क्या मिलेंगी। सिनर्जी एक बहुत अच्छा इंग्लिश का शब्द है, जब हम एक ग्रुप की पूरा का पूरा एनर्जी एक ओर लगती है हम उसको कहते हैं सिनर्जी। तो कभी भी हम देखते हैं हमारे को इसमें मौका क्या मिल रहा है और हमारे को कितनी सपोर्ट मिल जाएगी, यहाँ से हमारे साथियों की मिले, हमारी ऑर्गेनाइजेशन की मिले, या जिस ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रही है वो क्या है। अगर मान लो मेरे को किसी सर्वे पे जाना है और मेरे को कहते जी हमारा तो कंपनी के जहाज है, आपको हेलीकॉप्टर में वहां से ले जाएंगे, आपको सीधा वहां पे गेस्ट हाउस में रख देंगे और आपका हम इस चीज का बात करेंगे, तो ये हमारे को पता चलती अपॉर्चुनिटीज क्या है और कितनी हमारे को इसमें एनर्जी मिलेगी, सिनर्जी मिलेगी। ये चीजें हमारे को जाननी जरूरी है हाँ या ना बोलने से पहले। और अगर हमने इसकी कोट करना है इस सर्वे का हम कितना लेंगे, तो उसके लिए हमारे को ये कॉस्ट निकालनी होगी, अपने कोट करना होगा, और इसके लिए हमारे को थोड़ा सा कॉस्ट एनालिसिस भी करना होगा। तो ये जो कंडक्ट कॉस्ट में भी आपको मैंने सारी बात बताई है। कोई आपको काम मिल रहा है जहां पे आपको अपनी ट्रांसपोर्ट यूज करनी है, अपनी ट्रांसपोर्ट यूज करनी है। अगर आपके पास मोटरसाइकिल है तो आपको अगर मान लो रोज का 100 किलोमीटर चलना होगा तो कितना खर्चा होगा आपका। अगर आपके पास मोटरसाइकिल नहीं है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जाना होगा तो कितना खर्च होगा। ये सारी चीजें कॉस्ट आपको निकालनी पड़ेगी और उसके साथ फिर कंपेयर करना पड़ेगा। मेरा अगर इस पूरे काम में मेरे को रोज ये काम करना होगा और 30 दिन में मेरे को काम लगेगा, इतना मेरा ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा हो गया, इतना मेरा खाने पीने का खर्चा हो गया, इतना मेरे को शायद होटल में रहना होगा, और फिर आपको मिलेंगे अभी मेरे को इसका मिल क्या रहा है, और फिर उसका हम करके उसको हम कहते हैं ये अपना कॉस्ट एनालिसिस करके देखते हैं अभी अच्छा नहीं ठीक है, मैं इतना मान लो मेरे को अगर मैं 5,000 रुपया खर्च कर रहा हूँ महीने का, मेरे को 20,000 मिल रहा है, ओके ठीक है, वर्थ डूइंग, मेरे को 15,000 मिल रहा है। अब ये 15,000 आपके लिए ठीक है या नहीं, ये आपको आपका इंडिविजुअल निर्णय होगा जो आपको लेना पड़ेगा। तो इसके अंदर कुछ फिक्स्ड कॉस्ट रहेगी, कुछ मिसलेनियस कॉस्ट रहेगी। जैसे अगर रोज हमारे को जाना है, मान लो एक शहर में जाना है तो रोज उसका आने जाने का खर्चा क्या होगा, खाने पीने का खर्चा क्या होगा, तो फोन हमारा चाहिए, हमारे को डाटा चाहिए, और कुछ छोटे मोटे जिसको हम मिसलेनियस खर्चे कह देते हैं, कोई चाय पानी हो गई, कोई टेंजिबल कॉस्ट होती है जिसकी हम टेंजिबल वो चीज होती है जो हम साफ तौर पे जिसको देख सकते हैं। टेंजिबल कॉस्ट क्या होगी, रोज मेरे को जैसे अभी खाना का मेरा इतना लग गया, इसको टेंजिबल जिसको जो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इनटेंजिबल कॉस्ट हो सकती है जिसकी कोई कीमत नहीं होती। जैसे हम मान लो बात करते हैं, अभी हम जाते हैं वहां पे तो टॉयलेट ही नहीं है, यहाँ पे टॉयलेट बड़े गंदे हैं, वहां पे पानी तो कोई साफ सुथरा मिलता है।
ये प्लीज ये कोई जो इन्वर्ट कर रही हैं वो नहीं कीजिए, मैंने डिसेबल ही कर। ओके, तो ये जिसकी कीमत हम निर्धारित नहीं कर सकते, साफ तौर पे ये कुछ सुविधाएं की बात होती हैं। हमारे को वहां पे अगर बस पे जाना है तो हमारे को तो 3-3 घंटे वहां पे बस की वेट करनी पड़ती है या रिक्शे की वेट करनी पड़ती है, तो इसकी हम शायद कीमत नहीं लगा पाएंगे, बट कीमत तो है उसकी, तो फिर वो भी हमारे को सोचनी पड़ती है। और ये कॉस्ट बेनिफिट निकालने के बाद ही आप अपना फॉर्मल एग्रीमेंट करेंगे और उसके बाद उसकी डॉक्यूमेंटेशन रहेगी। ओके, तो ये 2 मॉड्यूल्स हमारे हो गए। तीसरा मॉड्यूल हम बात कर रहे हैं फील्ड वर्क कंडक्ट करने की। ओके, तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस प्लानिंग और प्रिपेयरिंग फॉर द फील्ड वर्क क्या रहेगी, तो ये एक बहुत ही जो हमारा काम होता है, ये बहुत क्रूशियल काम होता है। इसके लिए कोई भी हमारे को जो इंफॉर्मेशन चाहिए, ना तो वो मिसलीडिंग चाहिए और ना ही वो कोई भी ऐसी चीज ना हो जो मिस हो जाए। अगर मान लो हमने सारी सर्वे कर ली, ओहो एज तो पूछना ही भूल गए, उन्होंने कहा था भी हमारे को तो एज भी चाहिए, गलती हो गई। तो ये जो भी हम डॉक्यूमेंट तैयार करेंगे उसको बहुत जरूरी है, या कुछ डाटा मिसप्लेस ना हो जाए, हम नोट करते करते कभी कागज पे स्क्रैप पर किया, अपनी जेब में डाल लिया, कमीज धुल गई, हो गया, खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। यस, अपनी जो ट्रैवल और मीटिंग्स ये प्लान होनी चाहिए। कोई भी जो प्रोसेस है, जो भी प्रोसेस हमारे को तैयार करने होंगे, कोई भी डाटा इकट्ठा करने के लिए और उसकी रिकॉर्ड करने के लिए, और डाटा हमेशा रेलेवेंट जितना चाहिए उतना ही कलेक्ट करना है। भी किसी को अगर जरूरत नहीं है, अभी अगर किसी के घर जाएं तो अभी उसकी सिर के बाल भी गिने, जो हमारे को जरूरत नहीं है, क्यों हम ये फालतू के काम करेंगे। ओके, तो ये जो कोई भी अनप्लैन्ड अनप्रिपेयर्ड फील्ड वर्क अगर रहेगा, अगर आपने सही ढंग से प्लानिंग नहीं की, तो हो सकता है जो आप इंफॉर्मेशन लेके आएंगे वो इंफॉर्मेशन इतनी सही नहीं होगी। ओके, तो उसका हमारे को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। ओके, तो स्टेप्स क्या होते हैं कोई फील्ड वर्क कंडक्ट करने के लिए, क्या स्टेप्स होते हैं? सबसे पहले तो हमारे को असेस करनी होती है आइडेंटिटी ऑफ फील्ड वर्क डिटेल्स, प्लानिंग करनी होती है फील्ड वर्क पे जाने से पहले, प्रायोरिटी लिस्ट, कई बार हमारे को कुछ प्रायोरिटी हमारी कंपनी से प्रायोरिटी आ जाती है, ये वाली 5 चीजें हमारे को सबसे पहले चाहिए, तो जरूर हम उन पे काम करें। कभी भी बाहर जाना है तो रूट प्लान बनाइए, ऐसा ना हो हम प्लान करें अभी यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ आएंगे, तो हमारा खर्चा होगा। तो हमारे को रूट प्लान बहुत केयरफुली करना है, सो दैट हम टाइम की बचत होगी, हमारे पेट्रोल की बचत होगी, और ये एक प्रोफेशनल तरीका है। हमेशा रूट को प्लान कीजिए, पहले हम यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे। कई बार जरूरत होती है भी हमने किस जगह पे कितने बजे तक पहुंचना है, तो इस हिसाब से कई बार हम रूट प्लान कर लेते हैं। जैसे मान लो अगर हम गांव में जाते हैं, किसी भी गांव में जाते हैं, तो क्या होता है, जो किसान होता है वो घर में या सवेरे मिलेगा या शाम को मिलेगा, डे टाइम में वो खेतों में होते हैं। अभी आपको प्लान करना होगा, आपको उनको कहाँ मिलना है, खेत में मिलना है, घर में मिलना है, तो ये आपको उसका रूट प्लान करना होगा। कई बार परमिशन की जरूरत होती है, कई जगहों पे जाने की इजाजत नहीं होती, वहाँ पे परमिशन भी लेनी पड़ती है। कई बार बॉर्डर एरियाज होते हैं, कई सेंसिटिव एरियाज होते हैं, फिर बिना परमिशन के आप नहीं जा पाओगे, तो वो पहले ही आप प्लान कर लो, और उसके बाद फिर आप प्रिपेयर कीजिए फील्ड वर्क को कैसे कंडक्ट करना है। तो मॉड्यूल 4 की बात करेंगे। 3 मॉड्यूल हमने कर लिए हैं, और
हम बात करेंगे अभी डाटा जो हमने इकट्ठा किया है, अभी डाटा को मैनेज करने की बात। डाटा हमने जो इकट्ठा किया, हमने देखे कई तरीके डाटा स्टेप्स क्या हैं डाटा इकट्ठा करने के। तो डिटर्मिनिंग डाटा टू बी कलेक्टेड, उसको डाटा कलेक्ट किया है, उसको हम सही ढंग से उसको कोलेट करेंगे, उसको सही डॉक्यूमेंट्स में फिट करेंगे, फिर इवेल्युएट करेंगे। जो डाटा हमने इकट्ठा किया वो सही इवेल्युएट करके उसको सही रिकॉर्डिंग करनी है, और इसके बाद जो उसकी रेलेवेंसी है, क्या हमारे ऑब्जेक्टिव के हिसाब से वो सही रिकॉर्ड हो रही है, क्या डाटा पूरा है। क्योंकि ये जितना जल्दी से पता चल जाए, ऐसा ना हो पूरा सर्वे करने के बाद अगर एक भी डाटा मिस हो गया। जैसे मैंने बोला अभी, जिनकी हमने सर्वे की एज की जरूरत थी या जेंडर की जरूरत थी, वो हमने जेंडर नहीं नोट किया, हमने सब बातें की लेकिन जेंडर नोट नहीं किया। लेकिन जब हमारा कंपनी हमारे को मांगेगी, हमारे कैलकुलेशन में तो हमने कुछ का जेंडर एनालिसिस भी करना था या एज एनालिसिस भी करना था, तो आपका सारा डाटा गया कुएं में और आपको नई सिरे से करना पड़ेगा। तो ये बहुत ध्यान से डाटा ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से डाटा इकट्ठा करना है, और डाटा वैलिड है कि नहीं वैलिड। अभी कई बार ऐसे देखा गया है, हमने कुछ बात करनी है औरतों के बारे में, या औरतों के बारे में उनका शॉपिंग पैटर्न क्या होता है, या वो कौन सी चीज पहनना या खाना पसंद करती हैं औरतें। हम किसी घर में जाते हैं, हम कहते हैं हाँ जी मैडम से बात करवाइए, वो कहते हैं जी मैडम तो आज घर में है नहीं, तो चलिए सर आप ही बता दीजिए जो आपकी पत्नी है वो क्या खाना पसंद करती हैं, वो क्या पहनना पसंद करती हैं, वो कौन सी लिपस्टिक लगाती हैं। तो वो अंट शंट कोई भी बोल देंगे और आप डाटा इकट्ठा कर लोगे, वो डाटा वैलिड नहीं। ओके, तो आप ये जानिए आपको डाटा किससे इकट्ठा करना है, वो डाटा वैलिड है कि वो डाटा वैलिड नहीं है। उसके बाद जो डाटा को मैनेज करना और रिट्रीव करना, रिट्रीव का मतलब होता है वापस निकालना। अगर मेरे से कोई पूछे जी 2014 में जो इतने उस सेंटर में ट्रेनिंग कंडक्ट हुई थी, वहां पे कितने लोग पास हुए उस ट्रेनिंग में, और मैं झट से अगर उसको डाटा को निकाल के पेश कर दूं, मैं कहता हूँ ये डाटा रिट्रीव हो गया। बहुत बार होता है यार रखा तो है फाइल में, बट वो फाइल मिल नहीं रही, सारा ऑफिस इधर का उधर हो जाता है पर वो फाइल नहीं मिलती। हम कहते हैं डाटा तो है हमारे पास, बट हमने उसको मैनेज नहीं किया क्योंकि हम उसको रिट्रीव नहीं करते। डाटा मैनेजमेंट और डाटा रिट्रीवल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो डाटा कई फॉर्मेट्स में होता है, वो पेपर में होगा, जैसे हमने रिकॉर्ड्स किए, सर्वे किए, तो या डाटा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम में होगा, हमने एक्सेल शीट बनाई, उसमें हमने डाटा इकट्ठा किया, ये अलग अलग हो सकता है। तो ओके, अभी हम बात करते हैं और क्या हमारे पास टेक्निक्स होती हैं। सर्वे हम कैसे कर सकते हैं, सर्वे की टेक्निक्स, ऑनलाइन सर्वे, जो हम ऑनलाइन पे जाके सर्वे कर सकते हैं, टेलीफोनिक सर्वे टेलीफोन के द्वारा, या फिर पेपर सर्वे, या फिर फेस टू फेस सर्वे इंटरव्यू के तरीके से। पेपर सर्वे होता है हम फॉर्मेट लोगों को ऐसे बांट देते हैं, प्लीज अपनी अपनी डिटेल भर के और हमारे को दे दीजिए, तो हम एक पेपर के रूप में इकट्ठी कर लेते हैं। बाकी आई थिंक काफी अपने आप में ठीक समझाने वाली है। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे ये जो किसी भी इंफॉर्मेशन जो आई है उसकी वेरिफिकेशन की बात करें। तो डाटा वेरिफिकेशन क्या होता है? डाटा वेरिफिकेशन होता है उसकी चेक करना, उसकी एक्यूरेसी को चेक करना भी, जितना डाटा हमारे पास है क्या वो डाटा सही है। क्योंकि देखिए ये जॉब रोल में दो काम मिल सकते हैं, डाटा कलेक्टर का जॉब और डाटा वेरिफिकेशन का। हो सकता है डाटा आपको कलेक्टेड डाटा आपको थमा दिया जाए और आपका जॉब रोल हो सकता है वो रहेगा कि इस डाटा को वेरीफाई करना। तो जो आमतौर पे प्रोसेस यूज होते हैं डाटा वेरिफिकेशन के लिए, वो हम कई बार क्या कहते हैं, डबल एंट्री। एक डाटा को दो जगह एंटर करते हैं।
तो दो जगह एंटर करने से एक जगह अगर गलती हो जाती है तो दूसरी जगह से हम उसको पता कर सकते हैं। दो जगह डाटा को एंटर करते हैं तो हम अपने फॉर्मेट में बताते हैं भी उनको दो जगह को। कई बार हम जैसे कैश बुक लेते हैं और एक बार सीधी सीधी सारे एक करते जाते हैं और उसके साथ साथ में उसको सेग्रीगेट करते हैं। अच्छा, इस गांव में इतने लोग थे, पर यहाँ पे हमने एक कॉमन लिस्ट बनाई है, बट एक डाटा की दो जगह जरूर एंट्री होती है, जैसे हमारे अकाउंटिंग सिस्टम में होती है, उसको कहते हैं डबल एंट्री। और दूसरी है प्रूफ रीडिंग। जब डाटा इकट्ठा हो गया उसकी प्रूफ रीडिंग की जाती है, जैसे हम कोई भी डॉक्यूमेंट की प्रूफ रीडिंग करते हैं, जैसे हम स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं तो एक प्रूफ रीडिंग की जाती है। जैसे अगर टेलीफोन नंबर 10 अंक का होना चाहिए, क्या जो हमने रिकॉर्ड किया है उसमें 9 अंक हैं या उसमें 11 अंक हैं, तो इसका मतलब वो डाटा ठीक नहीं है, वो डाटे को हमारे को दोबारा से सही करना होगा या उसको एक तरफ निकालना पड़ेगा और वहां से हमारे को डाटा ठीक करना पड़ेगा। तो ये अभी हमारा क्लाइंट का क्या प्रोसेस है, हमारे को उसके अनुसार अपने क्लाइंट जो हमारा ग्राहक है जिसके लिए हम ये काम कर रहे हैं, ये डाटा उसके लिए ही हम इकट्ठा करते हैं और उसका नजरिया हमेशा रखना चाहिए। और ये वेरिफिकेशन प्रोसेस उनके द्वारा ही प्रिस्क्राइब करना चाहिए। अभी जो भी डाटा वेरिफिकेशन होगा उसका प्रोसेस क्या है, ये हमारे को क्लाइंट पता है। प्रोबिंग टेक्निक। प्रोबिंग का मतलब होता है किसी को कोक्स करना, किसी को उत्साहित करके कुछ इंफॉर्मेशन निकालना, उसको हम कहते हैं प्रोबिंग। तो यहाँ पे रिस्पोंडेंट का मतलब है, यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोबिंग टेक्निक्स हेल्प टू गेट रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन आउट ऑफ अ रिस्पोंडेंट। रिस्पोंडेंट का मतलब होता है जिससे हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, वो रिस्पॉन्स करेगा तो वो है रिस्पोंडेंट। तो इसके कुछ तरीके होते हैं, हम एक प्रश्न को 2 बार 3 बार पूछते हैं, तो उससे क्या होता है, हाँ जी अपना नाम बताएंगे, हाँ जी भाई साहब जरा आप अपना नाम फिर से बताएंगे, आपने अपना नाम वीरेंद्र कुमार ही बताया, ओके हाँ जी मैंने अपना नाम वीरेंद्र ही कुमार ही बताया। तो ये हम कहते हैं, हम ये इसका रिपीट करते हैं। तो कई बार जो रिस्पोंडेंट ने आंसर भी किया होता है, हम कई बार उसको ही रिपीट करते हैं। तो वीरेंद्र कुमार जी, जो मैं सुन पाया हूं, मैंने सुन पाया भी आप गांव संसारपुर के रहने वाले हैं। तो उन्होंने बताया था, मैंने पूछा किस गांव के हो, कहते संसारपुर के। मैं कहता हूं अच्छा आपने बताया आप संसारपुर के रहने वाले हैं, हाँ जी मैं संसारपुर का रहने वाला हूं। तो इससे क्या होता है, थोड़ा एग्जैक्ट हो जाता है। कई बार किसी ने आंसर दिया, आप पॉज दे देते हो, साइलेंट हो जाते हो, तो उनकी तरफ आई कांटेक्ट करते हो, तो वो कहेगा हाँ जी मैंने बताया मैं गांव संसारपुर का हूं। तो हमारे साथ एक ये टेक्निक रहती है। और कई बार हमारे को किसी को रीअश्योर करना पड़ता है और बूस्ट, हाँ जी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, तो उसको रीअश्योर करना पड़ता है। आप जितना डाटा हमारे को डिटेल में या एग्जैक्ट बताएंगे उसका असर ये होगा भी हमारे गांव की, जो आपके गांव की डेवलपमेंट है आपके इस डाटा पे आधारित रहेगी। तो हम चाहते हैं जितना आप हमारे को सही ढंग से डाटा बताओगे और वो फिर अपने आप को बताने की कोशिश करेगा, उस टाइम पे इररिलेवेंट डाटा भी देने की कोशिश करेगा, बट आपने रिकॉर्ड वही करना है जो डाटा रेलेवेंट रहेगा। अगर कुछ क्लैरिफिकेशन की जरूरत है तो प्लीज जरूर दोबारा क्लैरिफिकेशन लीजिए। और हमारा ऑब्जेक्टिव है किसी को एग्जैक्टली एक न्यूट्रल क्वेश्चन और कमेंट पूछना हम चाहते हैं। लाइक वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से अगर वो है कोई एक खास पॉलिटिकल पार्टी या किसी एक खास रिलीजन से ताल्लुक रखते हैं, तो हमारे को ऐसा कुछ नई बात करनी चाहिए, हमारे को कुछ न्यूट्रल बात करनी चाहिए। तो क्योंकि जब हम कोई पॉलिटिकल या रिलीजियस
कलर से पूछते हैं तो हमारे को शायद वो जो आंसर मिलेगा वो बहुत सही आंसर नहीं मिलेगा। कुछ आपके पास ये सैंपल्स है। डाटा जब हम इकट्ठा करते हैं दो किस्म का इकट्ठा करते हैं, एक कहते हैं प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और दूसरा होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस, एड्रेस प्रूफ और आइडेंटिटी। ये दो कई बार अलग अलग हमारे को करना पड़ता है। तो यहाँ पे जैसे है पासपोर्ट दोनों का काम करेगा, हथियार का लाइसेंस है दोनों को काम करेगा, ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो भी दोनों का काम करेगा, इलेक्शन कार्ड दोनों का काम करेगा। राशन कार्ड पे आप देख लो, राशन कार्ड अगर प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी है तो जिन लोगों की फोटो लगी होती है क्योंकि फोटो आइडेंटिटी की बात होती है उसके लिए चलेगा। लेकिन प्रूफ ऑफ एड्रेस में अगर पूरे फैमिली का नाम लिखा है और फोटो तो शायद हेड ऑफ द फैमिली की लगी होती है तो फिर वहां पे लगेगा। ये कुछ कार्ड्स होते हैं CGHS, ECHS कार्ड्स, इन पे भी फोटो लगी होती है। ये हेल्थ कार्ड्स होते हैं। ये जो CGHS है ये सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम होती है और एक रिटायर्ड फौजियों के लिए होती है, उसको ECGS कहते हैं, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम। तो ये भी उनके पास कार्ड रहते हैं। इसके साथ ही उनकी प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस भी माने जाते हैं। या कोई भी MLA, MP या किसी गैजेटेड ऑफिसर के लेटर हेड पे वो अपना किसी को सर्टिफाई कर दे मोहर शोर लगा के तो वो आपका प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी या प्रूफ ऑफ रेजिडेंस भी बन जाती है। तो ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है एविडेंसेस इकट्ठा करना और उसकी वेरिफिकेशन करना। और जो भी डॉक्यूमेंट्स हमारे पास आते हैं वो डॉक्यूमेंट्री हो सकते हैं, रिटन हो सकते हैं, डिजिटल हो सकते हैं, फोटोग्राफी हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है हमारे क्लाइंट की ज़रूरत क्या है। तो कई बार हमारे को कुछ इक्विपमेंट चाहिए होता है डाटा इकट्ठे करने के लिए और कुछ इक्विपमेंट ये सामने दिया है, स्मार्टफोन से फोटो लेते हैं, साथ में अपलोड करते हैं। छोटा सा एक डॉक्यूमेंट स्कैनर होता है, उसमें से पोर्टेबल होता है, उसमें से उसी टाइम पे किसी की निकालती हैं तो सॉफ्ट कॉपी बन जाती है। कैमरा लेके जाते हैं, डिजिटल कैमरा, या कॉपीज का हम जीरोक्स कर सकते हैं। ये हमारे पास कुछ इक्विपमेंट है जो हम करते हैं डाटा उसकी वेरिफिकेशन के लिए या डाटा को डिजिटल करने के लिए। या कौन सी इक्विपमेंट्स थी तो भी हम ये मॉड्यूल करेंगे जब हम, क्योंकि दो किस्म के काम होते हैं, या हम अपना जॉब करते हैं या हम फ्रीलांसिंग करते हैं। तो अभी देखते हैं फ्रीलांसर क्या होता है और एक एम्प्लॉय क्या होता है। तो फील्ड एग्जीक्यूटिव जो है सर्वे करने के लिए ये एक फ्रीलांसर भी हो सकता है जो अपनी मनमर्जी से काम करता है, प्रोजेक्ट बेस्ड काम कर सकते हैं, या वो नौकरी वाला काम हो। तो फ्रीलांसर, और यहाँ पे आपके सामने टेबल है, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस रहेगा सेल्फ एम्प्लॉयड, वो खुद का मालिक है, या अगर वो नौकरी करता है तो वो कंपनी में नौकरी करता है। रेट कौन सेट करेगा? अगर तो फ्रीलांसर है वो खुद अपना रेट सेट करेगा, और लेकिन अगर वो एम्प्लॉय है तो फिर वो अपना ही मतलब कि शायद महीने का या जो भी है उस हिसाब से करेगा, या उस कॉन्ट्रैक्ट का लेगा, वो एम्प्लॉय हो गया। तो जो प्लेस ऑफ वर्क रहेगा एम्प्लॉय का तो हमेशा ऑफिस एक हेडक्वार्टर रहेगा, वहां से करेगा, और वो जो रहेगा अपने ही रिमोटली जहां से मर्जी चाहे वो काम कर सकता है। कंट्रोल फुल कंट्रोल है, काम किया नहीं किया, कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं होती फ्रीलांसर की, आज मेरा मन नहीं किया तो नहीं किया। और लेकिन जब एम्प्लॉयर होता है और फिर वो एम्प्लॉयर का कंट्रोल होता है, हमारे को किसी के नीचे काम करना। कुछ अच्छी प्रैक्टिसेस जो एक फ्रीलांसर को करनी चाहिए, अपने काम को फटाफट कंप्लीट करके और उसको आगे भेजिए। अपने कॉन्टैक्ट्स को बिल्ड करो, क्योंकि ये काम एक बार नहीं, जब आप एक बार इस प्रोफेशन में लग जाते हैं तो वो हमारे जिसके पास अच्छे कॉन्टैक्ट्स होंगे उसका ये काम धड़ाधड़ होगा और उसको प्रॉफिट भी होगा। रिलेशनशिप्स को मेंटेन कीजिए।
और क्लियर जो आउटकम्स जितनी जल्दी हमारे को पता चले ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं उन पे काम करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जितनी जल्दी हमारे को पता चले भी अभी कौन सी कंपनी सर्वे करवाने वाली है कहाँ, जितना जल्दी हमारे को पता चलेगा हम उनके पास जाएं तो ताकि हमारे को काम मिल सके। अपने रेट्स हमेशा ठीक रखिए, लूटने की कोशिश ना कीजिए, काम उतना पकड़िए जितना आप सही टाइम पे कर सकते हो, और इसको भी बहुत प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करना होता है। और फीडबैक के बारे में फिर से बात करेंगे, अपने क्लाइंट से फीडबैक लेना ज़रूरी है। क्या हमारा क्लाइंट संतुष्ट है, क्या उसको किसी और अन्य चीज़ की ज़रूरत थी। तो अपना हमेशा प्रोफेशनल तरीके से अपने क्लाइंट के साथ एंगेज रहें। तो कुछ एक होती है लेजिस्लेशन जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जब भी हम, तो कॉन्ट्रैक्ट जब हम साइन करते हैं किसी के साथ फाइनली, तो हमारे को देखना चाहिए नाम दोनों के, अपना और किसके साथ कर रहे हैं, एड्रेस वो बिल्कुल सही दर्ज होना चाहिए। और हमारे को दूसरे का भी जरूरी नहीं है हम कहते हैं कि आप अपनी कंपनी का नाम बता रहे हैं, आप अपनी कंपनी का आपकी भी रिक्वायरमेंट्स हो सकती हैं। कंपनी का पैन कार्ड लगाइए, आधार कार्ड लगाइए और जो भी कर रहा है। तो आप अपना काम जो है, क्या काम है आपका, क्या होगा, क्या कौन सा क्लाइंट क्या करना चाहिए, ये उस कॉन्ट्रैक्ट पे साफ साफ लिखा होना चाहिए। पेमेंट किस हिसाब से मिलेगी, एडवांस मिलेगी, वीकली मिलेगी, डेली मिलेगी, इसके बारे में सब चीज़ें पता होनी चाहिए। अगर कोई एडिशनल चार्जेस लगेंगे, कोई पेनल्टी क्लॉजेस होंगे, या आपको भी हो सकता है आपके भी कोई एडिशनल चार्जेस अगर होंगे, रात में काम करना पड़ेगा या रिमोट एरिया में काम करना पड़ेगा तो उसका कितना एक्स्ट्रा लगेगा, डेडलाइंस क्या है, ये कब तक हमारे को कंप्लीट करना है, समय के अनुसार कंप्लीट करना है, इसका भी उस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए। और ये भी लिखना होना चाहिए अगर ये कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल होता है और उस कैंसिलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा, कौन कर सकता है, किन किन कंडीशंस पे ये कैंसिल हो सकता है और इसका इफेक्ट क्या होगा। ओके, मे बी पेमेंट का या जो भी इसका क्लॉजेस ऑफ कैंसिलेशन ऑफ और टर्मिनेशन, ये भी उस कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होने जरूरी चाहिए। एंड डिटेल्स ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, कॉन्फिडेंशियलिटी जो हमने अपनी चीज़ें शेयर नहीं करनी। जैसे हम एक बहुत बात करते हैं, अभी आधार कार्ड की कॉपी ले लेते हैं, अभी हमारे को पता है और अगर कहेंगे, क्लाइंट कहेगा जो आधार कार्ड की कॉपी दोगे उस पर प्लीज स्टैंप लगाओ और ये आधार कार्ड की कॉपी कभी किसी से शेयर नहीं करो, क्योंकि किसी के आधार कार्ड की कॉपी मिसयूज भी हो सकती है। तो एक कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी होता है। हाँ, अगर कोई आपस में मतभेद हो जाते हैं, कोई भी आपस में कोई भी हो जाती है, डिस्प्यूट हो जाता है, उसको रिजॉल्व करने का भी तरीका इसमें होना चाहिए। तो ये जो मॉड्यूल्स वर्क प्लेस सेफ्टी, फायर सेफ्टी, इमरजेंसी, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस, ये हम सब कल के मॉड्यूल में कर चुके हैं।